हमने मैनुअल थेरेपी के टोटल 6 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। आज हम 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे और 7th चैप्टर जो हमारे पास होगा उसका नाम है स्पाइनल सिंड्रोम्स का। तो मैं बुक से स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ इनपुट लेना चाहूँगा। आप लोगों ने मुझे बताना है कि स्पाइनल सिंड्रोम्स में हम किन किन कंडीशंस को डील कर सकते हैं या हमारे माइंड में इससे क्या मुराद है, ये क्या कॉन्सेप्ट है कि स्पाइनल सिंड्रोम्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हमने स्पाइनल सिंड्रोम्स को यानी कि अपनी स्पाइन को रीजन वाइज डिवाइड कर लिया। हमारे पास कुछ पोर्शन है सर्वाइकल स्पाइन का, उसके बाद थोरेसिक एंड लंबर एंड पेल्विक स्पाइन, और हमने इनके अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस देखनी है कि सर्वाइकल रीजन में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हमारे पास जब पेशेंट रिपोर्ट करेगा फिजियोथेरेपी ओपीडी में, तो हमने ये चीज़ देखना है कि उसकी पैथोलॉजी क्या है और उसको सर्वाइकल रीजन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। मुझे बच्चों वॉलंटरीली आप बताइएगा कि सर्वाइकल रीजन में किस किस कंडीशन के साथ पेशेंट फिजियोथेरेपी ओपीडी में रिपोर्ट करेगा। Whiplash injury. ठीक है, वेरी गुड। और सर टॉर्टिकोलिस। ठीक है, हो सकता है। और चीफ कंप्लेंट तो हर उसकी इंजरी की पेन होगी, तो सर पेन भी कहा जा सकता है। बिल्कुल पेन के साथ ही आएगा, पेन होगी, हाइपर मोबिलिटी होगी, उसकी रेंजेस लिमिटेड होंगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे आपका एनाटॉमी का कुछ बैकग्राउंड नॉलेज चेक करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो रीजन वाइज कुछ पढ़ा है वो आपने बताना है। सर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो ठीक है। और चले अब सर स्ट्रेटनिंग भी आ जाती है ना? हाँ, लेकिन स्ट्रेटनिंग सर्वाइकल में नहीं होगी, अभी हम सर्वाइकल की बात कर रहे हैं जी। तो। और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी यहाँ पे लिखा है, रीशन है, डिस्कम्प्रेशन, ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन, फ्रैक्चर, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा हम अगर बात करें थोरेसिक स्पाइन की, तो थोरेसिक स्पाइन में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कौन कौन सी पैथोलॉजीज हो सकती हैं? Kyphosis. वेरी गुड। और लंबर स्पाइन का बता दें, लंबर स्पाइन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ठीक है, सर स्टेनोसिस, लंबर स्ट्रेटनिंग। वेरी गुड, ठीक है, स्टेनोसिस और लंबर स्ट्रेटनिंग और डिस्कम्प्रेशन। बिल्कुल ठीक है। और चले अब इसमें हम लोगों ने जितनी बातें की हैं ये सारी रिलेट कर रही हैं हमारे बोनी स्ट्रक्चर के साथ या डिस्क के साथ। और जब हम डिस्क की बात करेंगे तो वहाँ पे समटाइम कुछ कंप्रेशन आ जाता है जिसे हम न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट के अंदर कंसीडर करते हैं, और वो स्पाइनल स्टीनोसिस की वजह से कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं, कुछ और रीजंस हो सकती हैं। तो हमारा जो आज का चैप्टर है इसके अंदर हमने ओवरव्यू लेना है इन्हीं सारी कंडीशंस का। यहाँ पे मुझे कोई अच्छा बच्चा ये बताए कि हम किस तरह से इसकी असेसमेंट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है या कोई न्यूरोमस्कुलर इन्वॉल्वमेंट है या सिंपल कोई बोनी इन्वॉल्वमेंट है। तो इन स्ट्रक्चर्स को रूल आउट करने के लिए हमारे पास कुछ असेसमेंट क्राइटेरिया होना चाहिए जिसकी बेस पे हम असेसमेंट करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी असेसमेंट के कंप्लीट चैप्टर कर चुके हैं, तो आप लोगों में से मुझे कोई बताएगा कि हमने असेसमेंट टूल यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, अगर उसकी कोई न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम किस तरह से असेसमेंट करेंगे, कौन से टेस्ट अप्लाई करेंगे। एक्सरे चले वो तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपी टूल्स की।
कि बीइंग फिजिकल थेरेपिस्ट हमने कौन से टूल्स अप्लाई करने हैं? Sir, palpation और ठीक है, पैल्पेशन में हमें क्या पता चलेगा? सर कोई भी अगर टेंडरनेस आ रही है या फिर कोई बोनी प्रोट्यूबरेंस आ रही है, ये चीजें ये पल्पेशन से आई थिंक सो फाइंड आउट हो जाएंगी। अच्छा, आप लोगों ने ना दो टर्म्स पढ़ी हैं, डर्माटोम्स एंड मायोटोम्स। उनमें डिफरेंस पता है आप सबको कि व्हाट इज मेंट बाय डर्माटोम एंड मायोटोम? अगर नहीं भी पढ़ा तो मुझे रिस्पॉन्स कर दें, नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा है तो याद नहीं है तब भी बताएं तो सही एटलीस्ट। सर डर्माटोम्स में बेसिकली हम ये देखते हैं कि डर्मिस की कौन कौन से एरिया के ऊपर कौन कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है, और मायोटोम्स में हम मसल के अंदर नर्व सप्लाई को देखेंगे। ठीक है। अब जब हमने इन बातों को देखा, मैंने आपसे क्वेश्चन यही किया था कि न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हमने फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम कौन से टूल्स यूज करते हैं। तो हमारे पास जो बेस्ट टूल होता है ये डर्माटोम्स और मायोटोम्स हम चेक करते हैं कि अगर उसकी सेंसरी इन्वॉल्वमेंट हो तो वो हमें डर्माटोम से पता चल जाएगा। तो अगर उसका सेंसरी लॉस होगा, अपर लिम में होगा, तो वो उसका मतलब है कि जो अपर लिम के हमारे पास डर्माटोम है वो सर्वाइकल स्पाइन से ही हम उसको नंबरिंग करते हैं। इसी तरह मायोटोम्स अपर लिम के वो हम सर्वाइकल स्पाइन के अकॉर्डिंग उसकी नंबरिंग कर रहे होते हैं। और जब हम लोअर लिम की बात करेंगे तो लोअर लिम के डर्माटोम्स और मायोटोम्स की जो नंबरिंग होगी वो लंबर और हमारे पास सैक्रल स्पाइन के अकॉर्डिंग होगी। तो न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट को फाइंड करने के लिए हम डर्माटोम्स और मायोटोम्स को यूज करते हैं। ये हमारा जो आज का चैप्टर होगा इन्हीं बातों के ऊपर बेस कर रहा होगा। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, बाकी बातें फिर हम उसमें देखते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास ये ओपन है, मैंने स्क्रीन शेयर की है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टार्ट पे वो बात लिखता है कि हमें सबसे ज़्यादा जो थ्योरी का पोर्शन स्टडी करने को मिलता है वो सर्वाइकल और लंबर स्पाइन के ऊपर मिलता है। सबसे ज़्यादा मूवमेंट हमारी सर्वाइकल और लंबर स्पाइन के ऊपर होती है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा फिर जो हमारे पास प्रॉब्लम के साथ पेशेंट रिपोर्ट करता है वो भी इन्हीं दो रीजन के साथ रिपोर्ट करता है। और कहता है कि हमने बाकी बुक्स में बाकी जगहों पे डाटा इससे रिलेटेड हमें मिल जाता है, तो यहाँ पे हम इस रीजन में हमारा जो फोकस होगा फिर ज़्यादा वो थोरेसिक स्पाइन के ऊपर होगा, और थोरेसिक स्पाइन की जो कंडीशंस है उसको हम इस रीजन में ज़्यादा फोकस करेंगे। जब हम सर्वाइकल सिंड्रोम्स की बात करते हैं तो सर्वाइकल स्पाइन को अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वर्टिब्रास हमने डिवाइड किया है अपर एंड मिड सर्वाइकल स्पाइन में। और इसी तरह फिर हमारे पास लोअर सर्वाइकल स्पाइन होगी। अब अपर सर्वाइकल स्पाइन वो कौन से हो सकते हैं और मिड सर्वाइकल स्पाइन कहाँ तक होंगे, तो ये नंबर आप लोगों ने याद रखना है। ऑक्सीपिट से लेके C4 वर्टिब्रा तक हम जो सर्वाइकल स्पाइन है C1 C2 वो अपर के अंदर आ जाएगा, और C3 C4 मिड सर्वाइकल स्पाइन हम उसे लेबल करते हैं। और इस रीजन में जो हमारे पास पैथोलॉजीज होंगी उसको हम अकॉर्डिंगली अपर स्पाइनल सिंड्रोम या मिड सर्वाइकल सिंड्रोम का नाम देंगे। और जो C4 से लेके T3 तक हमारे पास सिंड्रोम्स होंगे, कुछ पैथोलॉजीज होंगी, कुछ डिसऑर्डर्स होंगे, उसको हम लोअर सर्वाइकल स्पाइन डिसफंक्शन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली है कि पेशेंट दोनों कंडीशन में नेक पेन के साथ रिपोर्ट करेगा। अब फिजियोथेरेपिस्ट का ये काम होगा कि वो दोनों कंडीशन में सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करे कि प्रॉब्लम किस तरह का है। पेशेंट आपको आगे बताता है जी मेरा गर्दन दर्द है, साथ में मुझे सर दर्द भी होता है, या आधे सर का दर्द है, या गर्दन दर्द होती है और उसके साथ में वनोदगी सी तारी रहती है, या कुछ खाने पीने में
प्रॉब्लम है, या आवाज़ का कोई इशू है कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है, आवाज़ भारी हो गई है, या इसके साथ साथ उसको कुछ सुनने में प्रॉब्लम आ रहा है, या उसको देखने के अंदर वो कहता है जी आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है, या मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। अब ये वो बातें हैं जो कि पेशेंट आके हमें बताए अगर, और फिर हम उसकी फर्दर असेसमेंट खुद भी करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री टेकिंग से स्टार्ट करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो। तो हम जब हिस्ट्री में पेशेंट से पूछते हैं कि आपको क्या मसला, कहता है जी गर्दन दर्द है, और साथ में ये जो मैंने सारी बातें आपसे जिक्र की हैं यहाँ से यहाँ तक, इसमें से हो सकता है कि एक आधा सिम्टम हो सकता है एक से ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें हमें इंडिकेट कर देंगी कि पेशेंट को प्रॉब्लम जो है वो अपर सर्वाइकल स्पाइन का है। उसके बाद बच्चों अपने माइक म्यूट कीजिए। तो आपका माइक, चलिए मैं म्यूट कर देता हूँ। ओके, हम बात कर रहे हैं अपर सर्वाइकल स्पाइन की। तो इन कंडीशंस को पेशेंट ने रिपोर्ट किया, साथ में नेक पेन का बताया उसने, तो हमें ये बात पता चलेगी कि ये अपर सर्वाइकल रीजन के अंदर कोई पैथोलॉजी है। इसके लिए अब हम इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट करेंगे, सर्वाइकल स्पाइन के जो स्पेसिफिक टेस्ट होंगे वो परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि उसके एक साइड पे रोटेशन में, फ्लेक्शन में कोई हाइपोमोबिलिटी है। उस हाइपोमोबिलिटी को फिर हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। यहाँ पे ये बात समझ लीजिए कि जो अपर सर्वाइकल स्पाइन है वो सारे स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड हैं। किस चीज़ के? हमारी ये वहाँ पे आर्टरीज गुजर रही हैं, नर्व्स हैं, इसके अलावा हमारा मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, पोन्स, और ये वो वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अपर सर्वाइकल स्पाइन की विसिनिटी में है, उसके क्लोजली अटैच हैं। तो इस वजह से जो अपर सर्वाइकल के प्रॉब्लम होंगे उसमें इस तरह की कंडीशन के साथ पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट करेगा। तो ये एक हमें क्लू मिल जाएगा जिससे हम आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर पेशेंट इनमें कहता है कि नेक पेन है, लेकिन वो नेक पेन रेडिएट करती है शोल्डर गिर्डल में, नेक पेन रेडिएट करती है बैक ऑफ थोरेसिक स्पाइन पे, और उसमें हमें फिर ये कंडीशंस इस तरह बताते हैं, और ऊपर वाली जो कंडीशन हेडेक, डिजनेस, वॉमिटिंग, नोज़िया कुछ इस तरह का नहीं है, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि लोअर सर्वाइकल स्पाइन का प्रॉब्लम है। तो ये एक क्लियर कट हमारे पास इंडिकेशन हमें मिल जाती है जिससे हम अपर सर्वाइकल या लोअर सर्वाइकल डिसऑर्डर्स के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा सिर्फ पॉइंट आइडेंटिफिकेशन तक का है। हमने जब इसका ट्रीटमेंट बनाना होगा तो ट्रीटमेंट प्लान हम इस बुक के नेक्स्ट पोर्शन के अंदर डिटेल में देखेंगे। थोरेसिक स्पाइन की जब बात की जाती है तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो हमें समझ में और देखने में मिलती है कि यहाँ पे लिमिटेशन है मूवमेंट की एज कंपेयर टू सर्वाइकल एंड थोरेसिक स्पाइन। और ये स्ट्रक्चर, जब हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और जब स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम फिर ये कम हमें देखने को मिलता है जिसे हम नर्व रूट इरिटेशन कहते हैं। ऑलरेडी सारे स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, वहाँ पे मोबिलिटी नहीं है, इसलिए नर्व रूट जो इंडिकेशंस हैं ये हमें यहाँ पे नहीं मिलती। आप लोगों ने अभी बताया था कि जी यहाँ पे काइफोसिस डेवलप हो सकती है। अब काइफोसिस दो तरह की है, एक तो हमारे पास है कंजेनिटल इनबोर्न बाय बर्थ ही डिफेक्ट है, तो उसका ट्रीटमेंट प्लान फिजियोथेरेपी के अंदर कुछ और होगा। जबकि अगर ये सेकेंडरी काइफोसिस हो ड्यू टू पोस्चर ये डेवलप हो, ऑक्यूपेशन रिलेटेड हो, तो उसका फिजियोथेरेपी प्लान डिफरेंट होगा। लेकिन इन दोनों कंडीशंस में जो पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट करेगा वो पेन के साथ करेगा और साथ में मूवमेंट लिमिटेड होंगी।
अगर यहाँ पे आपको मैं हाईलाइट करके दिखा सकूं, सेगमेंटल हाइपोमोबिलिटी ये इंडिकेशन है। और हाइपोमोबिलिटी के लिए हमने मैनुअल थेरेपी में जो मोबिलाइजेशन के ग्रेड्स पढ़े हैं वो हम जब ट्रीट करेंगे उसके अकॉर्डिंग तो ये पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ कंडीशन है, ये मैं आपसे हाईलाइट करता हूँ। कुछ इंटरनल ऑर्गन का कॉमन इनोवेशन होती है थोरेसिक स्पाइन के साथ, और पेशेंट बाज़ दफ़ा, बल्कि मैंने रिसेंटली ईद की छुट्टियों में एक पेशेंट मेरे पास आया घर पे ही, तो वो कहते हैं जी कि मुझे यहाँ पे दर्द होती थी। अगर मैं आपको दिखा सकूँगी, यहाँ से मुराद उनका इस रीजन में है, बैक रीजन के अंदर उनको पेन थी लेफ्ट साइड पे। और उस पेशेंट ने, एज उसकी है जी 32 इयर्स ओल्ड मेल है, तो उसने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई एक कार्डियोलॉजिस्ट से, ईसीजी करवाई, उसके बाद कार्डियो इको करवाई, और फिर वो यहाँ पे पीआईसी में भी आया। जब सारे उसकी फाइंडिंग्स क्लियर थी तो यहाँ पे जो कंसल्टेंट थे पीआईसी में, उन्होंने कहा कि आपको कोई हार्ट इशू नहीं है। इसके बाद वो कहता है जी कि मुझे ये वहम था जी कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, तो सारी इन्वेस्टिगेशन करवा दी। हमारे पास फिजियोथेरेपी में अक्सर पेशेंट इस तरह आते हैं कि उनको अपेरेंटली लग रहा होता है कि कोई हार्ट इशू है, लेकिन समटाइम्स वो शोल्डर रीजन की पेन रेडिएट कर रही है। इसी तरह थोरेसिक स्पाइन कुछ स्ट्रक्चर्स हैं ड्यू टू सेम इनर्वेशन, वो पेन रेडिएट करती है, शोल्डर रीजन पे आ रही है। अब पेशेंट जब भी लेफ्ट साइड पे चेस्ट पे पेन हो, वो कहता है जी कि हार्ट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। नो डाउट के पेशेंट अगर हाइपरटेंसिव है, जीरियाट्रिक है, उसकी एज ज़्यादा है, तो उसमें इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन पेशेंट की एज यंग है, कोई और अंडरलाइंग पैथोलॉजी नहीं है, नॉन हाइपरटेंसिव है, नॉन डायबिटिक है, तो उस वक्त फिर हमें अपनी फिजियोथेरेपी के अंदर जो स्पेशल टेस्ट हैं वो परफॉर्म करने चाहिए, और उसके बाद फिर हम उसका ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी गई हैं, सूडो एंजाइना पेक्टोरस, सूडो डिस्काइनेजिया, सूडो अपेंडिसाइटिस। ये सारी वो कंडीशंस हैं जो कि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हैं। पेशेंट को अपेरेंटली एंजाइना पेन फील हो रही होती है, लेकिन जब हम उसको टेस्ट करेंगे तो हमें ये बात पता चलेगी कि वो किसी इनर्वेटेड स्ट्रक्चर की वजह से उसको पेन फील हो रही है। तो ये यहाँ तक एक सिंपल सा बात थी। यहाँ पे आपके सामने ना थोरेसिक सेगमेंटल पेन सिंड्रोम का एक टेबल दिखाया गया है। हमारे पास यहाँ पे ये जो टेबल शो किया जा रहा है, ये एक हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल कहाँ पे है, यहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल का नाम लिखा। वहाँ पे हॉस्पिटल में उन्होंने 1963 में एक स्टडी कंडक्ट की, और उस स्टडी के रिजल्ट में टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं जी 75। अब ये सारे के सारे पेशेंट रिपोर्ट कर रहे हैं थोरेसिक सेगमेंट पेन के साथ। जब इन सारे पेशेंट की फर्दर असेसमेंट की गई तो हमें ये बात पता चली कि आउट ऑफ 75, 8 पेशेंट जो थे वो एंजाइना पेक्टोरस के साथ रिपोर्ट किए, और एक्सरे के ऊपर हमारे पास जो पॉजिटिव फाइंडिंग्स हैं वो 8 में से 1 में हमें मिली। उसके बाद हमने उनको जब इफेक्टिव ट्रीटमेंट अप्लाई किया, एनेस्थीसिया दिया और या मोबिलाइजेशन की, तो वो कितने इम्प्रूव हो गए। अब इन सब में हम डिफरेंट रिजल्ट्स, डिफरेंट नंबर्स लिखे हैं। जो बात समझाना चाहता हूँ मैं आपको वो ये है कि 75 में मोबिलाइजेशन से 52 जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये बात समझिए कि अगर इतनी इम्प्रूवमेंट आ रही है, इसका मतलब है कि थोरेसिक स्पाइन कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। आप सिंपली थोरेसिक स्पाइन को अगर मोबिलाइज करते हो तो पेशेंट इतने इम्प्रूव कर जाएंगे। तो ये एक नंबर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है, इसको आपने समझना है। इसके बाद हम जब लंबर स्पाइन की बात करेंगे
तो लंबर स्पाइन के ऊपर क्योंकि मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसी मोबिलिटी की वजह से यहाँ पे स्ट्रक्चरल डैमेज भी ज़्यादा होता है। हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, एक तो स्टीनोसिस टर्म यूज की जाती है, स्पाइनल स्टीनोसिस, इसी तरह लिस्थीसिस और कुछ स्ट्रक्चरल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होंगी। हमने उन स्ट्रक्चर्स को वहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। जब तक आप प्रॉपर असेसमेंट नहीं करोगे तब तक कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान नहीं बना सकते। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी, कुछ कंडीशंस लिखी हैं। डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है, साइनोवियल जॉइंट का प्रॉब्लम हो सकता है, या नर्व रूट पैथोलॉजीज हो सकती हैं। अब नर्व रूट पैथोलॉजीज की वजह से हमारे पास मोस्ट कॉमनली शैटिका का पेशेंट रिपोर्ट करता है जी कि पूरी टांग के अंदर दर्द जो है, पेन रेडिएट करती है। वो कहते हैं जी कि सुइयां सी चुभती हैं, एक तीर लहर। पेशेंट अगर कहे ना कि मुझे एक पूरी टांग में दर्द की लहर सी या टीर सी उठती है, तो इसका मतलब है कि नर्व रूट कंप्रेशन है। जब कंप्रेशन आता है तो वो जहाँ जहाँ पे नर्व सप्लाई करती है उस पूरे रीजन में उसको पेन होगी। इसके अलावा ये एक टर्म याद रखिएगा, एक्यूट लो बैक पेन का दूसरा नाम लम्बैगो है। अब इस लम्बैगो को समटाइम्स मिस डायग्नोज किया जाता है, किस चीज के साथ? मसल स्प्रेन के साथ या मसल स्पैन के साथ। इसकी रीजन क्या होती है कि इसमें पेन लोकलाइज होती है और उस लोकलाइज पेशेंट हाथ रख सकता है कि जी मुझे कमर में इस हिस्से में दर्द है। हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में समटाइम्स कुछ भी नहीं है। पेशेंट कहता है कि जी मैं गिरा भी नहीं हूँ, मैंने कोई वजनी चीज़ नहीं उठाई, बस अचानक से मैं कुर्सी से उठने लगा हूँ, चारपाई से उठने लगी हूँ। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस बताएंगे। तो उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मसल्स का प्रॉब्लम है, मसल स्पैज्म है, या वहाँ पे कोई बोनी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये लो नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन या एक्यूट लो बैक पेन, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है और फिर अकॉर्डिंगली हम इसका ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करेंगे। अगर लो बैक पेन वो बार बार हो और उसको ट्रीट ना किया जाए तो वो प्रोग्रेस कर जाती है क्रोनिक लंबर डिसफंक्शन में, और जब वो बहुत ज़्यादा अरसे तक ये रहेगा तो लंबर डिसफंक्शन में चला जाएगा, तो वहाँ पे डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ड्यू टू डीजनरेशन और बोनी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे हो गई, साथ में नर्व रूट कंप्रेशन आ गया, तो उस वजह से पेन रेडिएट भी करने लग जाती है। अक्सर मर्द हजरात हमारी सोसाइटी में, ख़ास तौर पे अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें, तो वो काम करते रहते हैं और उनको अगर कमर दर्द है तो वो केयर नहीं करते। कुछ सोशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो अपना ख्याल नहीं रखते और अपने फैमिली बर्डन लेके चलते रहते हैं, और अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। तो जब हमारे पास मोस्ट कॉमनली जितने पेशेंट आते हैं वो वर्स्ट कंडीशन के साथ आते हैं, जब पेशेंट की पेन बर्दाश्त से ज़्यादा हो गया, क्या वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस वक्त वो डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं। तो अगर अर्ली ट्रीट कर दिया जाए तो हम इन पैथोलॉजीज को और इन कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। यहाँ तक हमने जनरली बात की। अब जो आज का सेकंड पोर्शन है कि हमने इवेल्युएट करना है नर्व रूट सिंड्रोम को। तो इवेल्युएशन किस तरह से की जाती है, इसमें अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि हमने डर्माटोम्स और मायोटोम्स को चेक करना है। तो किस एरिया में नमनेस है, वो नमनेस इंडिकेट करेगी नर्व रूट कंप्रेशन को। अगर हम सेंसरी इनर्वेशन चेक करेंगे तो उसके लिए हमें डर्माटोम्स चेक करना पड़ेंगे, और उन डर्माटोम्स को आप लोगों ने याद रखना है। मैं आपसे कुछ डाटा यहाँ पे आपके बुक में है, ये शेयर करूँगा, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ वीडियोस शेयर कर दूंगा डर्माटोम्स को याद रखने के लिए।
एक सिंपल सा मैं अगर आपको अभी बताऊं कि आपने याद करना हो, तो हमारी जो मिडल फिंगर है ये लार्ज इन साइज है, और जो हम सर्वाइकल स्पाइन को पेल्पेट करते हैं उसमें हमने C7 वर्टिब्रा उसको लेबल किया है कि जी वो मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। उसकी प्रोमिनेंस की वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं जी C7। इसी तरह हमारे पास जो मिडिल फिंगर है इसका जो डर्माटोम होगा वो C7 होगा, और इससे फिर हमारे पास ये जितना रीजन बनता है ये C6 होगा, और यहाँ पे बल्कि जितना मैं आपको बता दूँ यहाँ तक C6, फिर C5, C4, यहाँ पे अब मैं आपकी बुक में भी दिखाता हूँ, ये C4 है, C5, और ये पूरा रीजन C6, और ये मिडिल फिंगर C7, दिस वन C8, और उसके बाद T1 एंड T2। इसके बाद हमने जो देखना है वो लोअर लिम्ब में देखना है। तो लोअर लिम्ब में फ्रंट और बैक ऑफ द थाई ये दोनों डर्माटोम्स आप लोगों ने याद करने हैं। इसमें किस एरिया को कौन सा डर्माटोम सप्लाई कर रहा है वो आप लोगों ने याद कर लेना है। ये डर्माटोम आपको इलेक्ट्रो में भी पढ़ाए गए होंगे या पढ़ोगे आप लोग, मेरे ख्याल में पढ़ा दिए जाने चाहिए अब तक। और इसके अलावा आप इसको न्यूरो के अंदर भी पढ़ोगे, आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर ये बार बार रेपिटेशन के साथ आएंगे। थेरेपेटिक्स में भी हम इनको देखेंगे। यहाँ पे डायग्राम बहुत क्लियर नहीं है। अगर आप लोगों ने पॉकेट बुक ली हुई है, फिजियोथेरेपी पॉकेट बुक, उसमें ये बहुत अच्छे ड्रॉ किए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज मैं आपसे व्हाट्सएप पे डाटा शेयर कर दूंगा। तो ये डर्माटोम्स आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं। वो फ्रंट पे थे, ये बैक साइड शो किए गए हैं। और इस पे एक और काम आज आप लोगों ने करना है। पॉकेट बुक से ये डर्माटोम्स और मायोटोम्स अपर लिम्ब के और लोअर लिम्ब के मुझे अलग अलग ये आप सब ने डायग्राम्स ड्रॉ करके सेंड करनी है। ये आपका कल का लेक्चर होगा, तो उससे पहले ये आप लोगों ने काम कंप्लीट करना है। तो डर्माटोम्स और मायोटोम्स आप सब एक पेपर पे ड्रॉ करके मुझे सेंड करेंगे। इसी तरह कुछ सेंसरी इनर्वेशंस हैं जो कि डीप स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही हैं। अब वो मसल्स को होगा, स्किन का एरिया है तो उसे हमने डर्माटोम का नाम दे दिया। अगर वो मसल्स का एरिया होगा तो उसे हम मायोटोम का नाम देते हैं। उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, मसल्स आ गए, लिगामेंटस जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं, इसी तरह पेरियोस्टियम, उसमें पेरियोस्टियम को नर्व सप्लाई होगी, उससे हमने स्क्लेरोटोम का नाम दिया। तो ये सारे यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर भी मसल्स जो मायोटोम्स हैं वो शो किए गए हैं, लेकिन ये मायोटोम हमने मूवमेंट के अकॉर्डिंग चेक करना होते हैं कि ये शोल्डर श्रगिंग है या आर्म में एबडक्ट कर रहा हूँ, तो कौन से मसल ये मूवमेंट करवा रहे हैं। तो ये बात हमने मायोटोम्स के अंदर देखना होती है। यहाँ पे मायोटोम्स ये आपके सामने लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप इनको याद करिएगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइको थोरैसिक नर्व रूट सिंड्रोम सारे यहाँ पे जनरली दे दिए गए। C7 से शुरू किया जा रहा है, नर्व रूट कौन सी है और उसके बाद वो किस रीजन को सप्लाई कर रहा है। तो ये रीजन वाइज हमारे पास यहाँ पे नर्व रूट दी गई हैं और इसके अकॉर्डिंग कुछ रिफ्लेक्सेस भी दिए गए हैं। C1 से लेकर ये हमारे पास थोरैसिक स्पाइन तो बहुत कम, सिर्फ वो एक ही दिया, सर्वाइकल है, और उसके बाद हमारे पास लंबर रीजन में बाकी दिए गए हैं। रिफ्लेक्सेस कौन से हैं, उसमें की मसल इन्वॉल्वमेंट कौन सी है, हमने किस रिफ्लेक्स के साथ किस मसल को चेक करना है और उसकी रूट वैल्यू क्या है, ये आप लोगों ने सारा याद करने हैं। इसमें कोशिश करूंगा मैं कि हम इसके ऊपर कुछ वीडियोस बना के इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दूं। लेकिन यहाँ तक आप लोगों ने ये कुछ टेबल हैं ये याद करने हैं।
यहाँ तक बच्चों किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लो। उसके बाद हमारा जो सेकंड पोर्शन होगा वो टेक्निक्स का होगा, जो कि हम कोशिश करते हैं अभी इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक सबसे पहले कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अब इसको मैंने बहुत ज़्यादा अगर कहते हैं तो एलेबोरेट कर देता हूँ, लेकिन ये सारे का सारा याद करना है आप लोगों को। और इसमें कीवर्ड है, फिर इसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमने इसको परफॉर्म किस तरह करना है, तो वो परफॉर्मेंस का पोर्शन आएगा, वहाँ पे मैं आपको परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा। लेकिन ये जो टेबल हैं और डर्माटोम्स और मायोटोम्स ये आप लोगों ने याद करने हैं। और आज आपकी असाइनमेंट है कि आप सब अपने ये डर्माटोम्स मुझे सेंड करेंगे ड्रॉ करके, और मायोटोम्स फिर आप लोगों ने याद करने हैं। यहाँ तक बच्चों कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। तो सर मीटिंग एंड होने वाली है, इसको मैं एंड करता हूँ। उसके बाद न्यू मीटिंग के अंदर मैं टेक्निक्स वाला पोर्शन स्टार्ट करूँगा।